गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10 भूगोल के अध्याय नंबर 2 को, जो कि है वन एवं वन्य जीव संसाधन। चैप्टर 1 भी मैंने पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आंसर ना छूटे। तो यहां पर हम लोग करने वाले इसको एनसीईआरटी के थ्रू, साथ ही साथ जितने भी डेफिनेशन होंगे और जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसको हम लोग किससे करने वाले हैं, बिल्कुल नोट्स के मदद से भी। तो यहां पर हम लोग दोनों तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर बुक से पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग किस चीज से पढ़ेंगे, नोट्स से भी। तो दोनों मिला करके यदि हम लोग पढ़ेंगे तो कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट तुम्हें फिर टफ नहीं लगने वाला है। बहुत आसानी से चैप्टर को समझ पाओगे। चैप्टर भी हालांकि बहुत आसान है हमारा। तो हमारा चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो वन क्या है, वन भी हमारे लिए एक संसाधन है। तो कैसे संसाधन है, क्योंकि वन से हम लोग विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को प्राप्त करते हैं। तो इससे रिलेटेड काफी चीजों को यहाँ पर हमें पढ़ना है। इसी के साथ वन्य जीव को भी हम संसाधन के रूप में ही मानते हैं। तो इन दोनों के बारे में, इसके संरक्षण के बारे में और भी बहुत सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ाया गया है, और भी छोटे छोटे पॉइंट्स भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो हम लोग को करना क्या, एनसीईआरटी पढ़ना है हर एक लाइन को और फिर उसे समझना है अच्छी तरीके से। तो इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीव, जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। भाई अपने अगल बगल तुम देखोगे तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसी के साथ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। यह पूरा हमारा जो आवासीय स्थल है, यानी कि हमारा पृथ्वी है, जिस पर हम रहते हैं, अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। यानी हमारे पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है। अब जैव विविधता क्या है ये मैं तुम्हें तुरंत बता रहा हूं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है। तो यहां से हमें दो टर्म्स मिल रहे हैं। पहला टर्म मिल रहा है कि जैव विविधता क्या होता है, दूसरा टर्म मिल रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। क्या इसके बारे में तुम जानते हो? नहीं जानते तो चलो हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता क्या होता है। तो यहां पर देखो, ये है हमारा जैव विविधता। ये क्या कहता है, पृथ्वी पर किसी स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादप एवं जीव जंतुओं के जातियों की विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में ये सारी परिभाषाएं लिखी गई हैं। यदि तुम चाहो तो इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो बात करते हैं कि जैव विविधता क्या है। तो किसी भी स्थान पर हम यदि बात करें तो किसी स्थान पर वहां विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी को हम लोग जैव विविधता टर्म देते हैं। मतलब जो जीवों में विभिन्नता पाई जाती है किसी स्थान पर, उसे ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी स्थान ले लें, एक जंगल का बात करें तो जंगल में देखोगे कि विभिन्न प्रकार के, हजारों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, हजारों प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, हजारों प्रकार के, या बोलो उससे भी ज्यादा कीट पाए जाएंगे, पतंगे पाए जाएंगे। इसका मतलब वहां पर जैव विविधता क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। तो अब एक टर्म में बात किया जाए कि जैव विविधता क्या है, तो जीवों के जातियों में जो विभिन्नता पाई जाती है, यानी किसी स्थान पर अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, यानी कि जीवों के प्रकार को सीधे बोल दो, हम लोग प्रकार को ही क्या कहेंगे, जैव विविधता। ठीक है। विविधता मतलब क्या हो गया, विभिन्नता। और किसकी विभिन्नता, तो जीवों की विभिन्नता। जैसे इस कमरे की बात करें, मैंने पहले भी तुम्हें पढ़ाया है, तो यहाँ पर जैव विविधता बहुत कम है, क्योंकि इस कमरे में बहुत कम प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे बात करो तो मैं यहाँ मनुष्य हूँ, फिर यहाँ पर क्या है, छिपकली है, चूहा है, मक्खी है, मच्छर है, तिलचट्टा है, चींटी है, ये यहाँ पर कुछ जीव पाए जा रहे हैं। इसका मतलब इस क्षेत्र में जहाँ पर मैं हूँ वहाँ जैव विविधता कम पाया जा रहा है।
इसी प्रकार से एक रेगिस्तान की बात करें और एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो एक रेगिस्तान में जैव विविधता काफ़ी कम पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत कम प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। और यदि एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ जैव विविधता प्रचुर पाया जाएगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं, एक और टर्म हमारे लिए आया और ये टर्म है हमारा पारितंत्र, कि पारितंत्र किसे कहते हैं। तो पारितंत्र को ही हम लोग पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम कहते हैं। तो यदि हम बात करें किसी एक खास स्थान की, जैसे मान लो एक तालाब की बात करें, एक जंगल की बात करें या कोई भी एक स्थान ले लें, तो वहां पर दो प्रकार के घटक हम लोग देख सकते हैं। एक होता है अजैव घटक। क्या होता है बच्चा लोग? अजैव घटक। और वहां पर दूसरा चीज पाया जाता है, वो होता है जैव घटक। क्या होता है? जैव घटक। अब ये क्या है? तो वहां पर जो हवा पाया जाएगा, पानी पाया जाएगा, मिट्टी पाया जाएगा, सूर्य का प्रकाश पाया जाएगा, उसे हम लोग अजैव घटक के नाम से जानेंगे। और वहीं पर जितने भी सजीव पाए जाएंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? जैव घटक कहेंगे। ठीक है, जितने भी प्रकार के सजीव पाए जाएंगे। जैसे मान लो मैंने एक जंगल लिया, तो जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी शाकाहारी हैं, जितने भी मांसाहारी हैं और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, सब मिलाकर जैव घटक का निर्माण करते हैं। इसका मतलब एक स्थान पर अजैव घटक और जैव घटक दोनों पाए जा सकते हैं। तब होता क्या है कि इन दोनों के बीच में एक अंतःक्रिया होती है। क्या होती है बच्चों? अंतःक्रिया, जिससे फिर ये क्या करते हैं? एक तंत्र का निर्माण करते हैं और उसी तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे यदि नहीं समझ में आया तो इस तरीके समझो, जंगल क्या है? एक पारितंत्र का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से एक तालाब क्या है? एक पारितंत्र का उदाहरण है। समझ रहे हो? तो यहां इसके परिभाषा को देख लो। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। मतलब जंगल क्या हो गया? एक प्राकृतिक इकाई हो गया। इसी प्रकार से एक तालाब क्या हो गया? एक इकाई हो गया। ठीक है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी यानी सभी जीव जंतु, जिसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव सभी शामिल होते हैं, अपने अजैव पर्यावरण से, जो मैंने बताया अजैव पर्यावरण, अजैव घटक, उससे क्या करते हैं? एक अंतःक्रिया करते हैं और अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण इकाई बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी जैव घटक और अजैव घटक एक पूरा इकाई का निर्माण करेंगे, जिसमें एक दूसरे को वो प्रभावित करेंगे। इसे हम लोग पारितंत्र कहते हैं। तो ये वर्ड अभी हम लोगों ने देखा। क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल। जैसे मैंने बताया पारितंत्र, तो मानव भी क्या है? पारितंत्र का एक हिस्सा है। इसी प्रकार से जो दूसरे जीव जंतु हैं वो भी क्या है? पारितंत्र के हिस्से हैं। मतलब हम लोग किससे प्रभावित हो रहे हैं? तो हम लोग पर्यावरण से प्रभावित हो रहे हैं। क्या इस बात से सहमत हो? और क्या ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक पॉइंट को तुम्हें समझा दूं, ताकि इससे बाहर कुछ भी तुम्हें दिक्कत ना हो। वीडियो को 1.5x फास्ट करके देखो, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। देखो यहाँ इसके नोट्स को भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तुम्हारा, यहाँ देखो। और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। यानी जितने भी जीव जंतु है, इस पारितंत्र का जो अजैव घटक है उस पर क्या है? निर्भर हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, तो वायु क्या हो गया? एक अजैव घटक हो गया, जिसमें सभी जीव क्या करेंगे? सांस लेंगे जिसके द्वारा। ठीक है, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीव इनका पुनः सृजन करते हैं।
वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद है जिन पर दूसरे सजीव निर्भर करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि यदि हम लोग वन की बात करें तो वन को यदि एक पारितंत्र माने तो वहां पर देखा जो अजैव घटक है वे क्या करते हैं, जो जैव घटक है उनको बनाने का काम करते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या आ गया, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे डायरेक्ट प्रकृति से जुड़े हुए हैं और पेड़ पौधे पर बाकी जितने जंतु हैं वे निर्भर करते हैं, ये तो तुम जानते ही होगे। इसका मतलब पेड़ पौधे डायरेक्ट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, भोजन निर्माण करेंगे और जो दूसरे जंतु हैं फिर उसी भोजन से अपने जीवन को क्या करेंगे, चलाएंगे। अब आता है बात भारत में प्राणी जात और वनस्पति जात और प्राणी जात। तो प्राणी जात क्या होता है, वनस्पति जात क्या होता है। तो जितने भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे उन्हें हम लोग वनस्पति जात के नाम से जानेंगे। वनस्पति मतलब क्या हो गया, पेड़ पौधे से रिलेट करके, और प्राणी मतलब जितने भी प्रकार के जंतु पाए जाएंगे उनको हम लोग प्राणी जात के नाम से जानते हैं। यदि आप आस पास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो कि आपके ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल हमारे क्षेत्र में यदि तुम आओगे और नजर दौड़ाओगे तो तुम्हें वहां पलाश का पेड़ ही पेड़ दिखेगा, पौधा ही पौधा दिखेगा, ठीक है। लेकिन मैं कंफर्म हूं को हो सकता है तुम्हारे क्षेत्र में ये पलाश ना मिलता हो। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत से ऐसे पेड़ पौधे होते हैं और साथ साथ जंतु भी होते हैं। जैसे तुमने कंगारू का नाम सुना है जो कि मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्या हमारे इलाके में कंगारू पाया जाता है, तो आंसर है नहीं। तो वही यहाँ बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो किसी खास क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि दूसरे क्षेत्र में वो बिल्कुल भी नहीं पाए जाते क्योंकि वे वहाँ के पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व का सबसे समृद्ध देशों में से एक है। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि भारत में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैव विविधता से समृद्ध का मतलब हो गया कि यहाँ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, इसे ही हम लोग जैव विविधता कहते हैं। तो इसके लिए भारत क्या है, एक समृद्ध देश है। यहां से कुछ क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा। देखो यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों का, तो विश्व की जितनी भी जैव उपजातियां हैं उनका स्टडी किया गया है। तो बोलता है कि उनका 8% संख्या। तो यहां से क्वेश्चन आ गया कि भारत में विश्व की कितनी विश्व में जितनी भी उपजातियां उसका कितना प्रतिशत पाया जाता है, 8%, 10%, 12%, 14%। तो आंसर कितना है, 8%। और लगभग इसकी संख्या कितनी है, 16 लाख प्रकार, 16 लाख प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। इसका मतलब जैव विविधता हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई 1, 2, 4 प्रकार का पाया जाएगा तब तो जैव विविधता है। अब यहाँ 16 लाख प्रकार का है, सोच लो कितना जैव विविधता यहाँ पाया जाता है। ये अभी खोजे जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधन के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। ये तुमने पहले पढ़ा होगा। आपने सोचा होगा कि इस संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। क्या तुमने सोचा है कि ये जो संसाधन है इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान है। भाई पेड़ पौधे हैं तो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, या जीव जंतु है तो वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, क्या ये तुमने कभी सोचा है। तो वो भी एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि किस प्रकार से पेड़ पौधे मनुष्यों के लिए या हमारे लिए उपयोगी है, या फिर बोले पारितंत्र के लिए उपयोगी है, यह भी क्वेश्चन। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। सीधा सा बात है कि ये जो प्लांट्स हैं या जो जीव जंतु हैं वे हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। इसके कुछ पॉइंट्स तुम्हें बना करके लिखने होंगे, जैसे प्लांट्स क्यों जरूरत है, वन की क्यों आवश्यकता है, तो तुम पहले से भी जानते हो।
यदि प्लांट्स होंगे तो उसी से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, पॉइंट वाइज कर सकते हैं। यदि प्लांट्स हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, उससे बहुत सारी लकड़ियां प्राप्त हो रही हैं, उसके बहुत सारे उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। जो तुम कागज देख रहे हो वो भी कहाँ से आ रहा है, प्लांट से ही बन रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे उत्पाद हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। यदि प्राकृतिक रूप से देखें तो प्लांट क्या करते हैं, मिट्टी को बांध करके रखते हैं। प्लांट से ही क्या होता है, जो हवा चल रही है, ठीक है, तो वो ठंडी हवाएं हमें मिलेंगी। ये भी पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हो, ऐसा लिखना मत, मैं एक बता रहा हूँ। इसी के साथ जो प्लांट्स हैं वो बाढ़ का नियंत्रण करते हैं। प्लांट्स हैं उससे मेघ आते हैं जिससे कि बारिश होती है। और प्लांट्स ही हैं जो कि जीव जंतुओं का आश्रय है। मतलब प्लांट्स, जंगल में क्या होगा, प्लांट्स होंगे जो कि जीव जंतुओं को आश्रय भी देते हैं। इस तरीके से जो प्लांट्स हैं हमारे लिए, वो तो मैंने 4-5 पॉइंट्स ऐसे ही बता दिए। यदि हम लोग लिखना बैठे हैं तो तुम उसको लिख नहीं पाओगे। इतने सारे चीज़ें हमें, मतलब इतना सारा चीज़ हम प्राप्त करते हैं प्लांट्स से, या फिर बोले वन से भी। यहाँ पर वन का मतलब क्या हो गया, वन जहाँ पर प्लांट्स ही प्लांट्स हैं, प्राकृतिक रूप से उग रहे हैं, ये भी ध्यान देना। वन का मतलब है जहां पर पौधे उग रहे हैं, बहुत सारे पौधे पाए जा रहे हैं लेकिन प्राकृतिक रूप से, ठीक है, उन्हें हम लोग वन की संज्ञा देते हैं। समझ रहे बात को। इसी प्रकार से जो जीव जंतु हैं वह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो वो पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखते हैं। यदि जीव जंतु गायब हो गए, या फिर बोले जंगली जीव जंतुओं को गायब कर दो, तो पारितंत्र क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से असंतुलित हो जाएगा। इसी के साथ जो जीव जंतु उससे भी विभिन्न प्रकार के उत्पाद हमें मिलते हैं। जैसे एक सिंपल सा ले लो, जो मधु हमें मिलता है वो कैसे मिल रहा है, तो वो हमें मिल रहा है मधुमक्खियों से। क्या ये एक प्राकृतिक मतलब जंतु उत्पाद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। अब आ गया भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, ठीक है। क्या बोलता है, वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, हमारी आबादी में वृद्धि। यदि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो लोग घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए और खेती करने के लिए जंगलों की कटाई कर रहे हैं। यदि जंगलों की कटाई करेंगे तो पेड़ पौधों की संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। साथ ही साथ वहां पर रह रहे जीव जंतुओं की संख्या में भी क्या आएगी, कमी आएगी। ये बात है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है, क्योंकि यदि इनका संरक्षण नहीं करें तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, कम होते होते ये समाप्त हो जाएंगे। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु है, उसी से हमारा पारितंत्र क्या है, संतुलित है। तो यदि हम लोग इसकी संख्या को कम करेंगे तो पारितंत्र पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, ठीक है। यह विभिन्न जातियों के में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स, जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है। अब ये जेनेटिक डिफरेंस, जेनेटिक जो तुम्हारा विविधता है उसको कायम करने के लिए भी जो जीव जंतु है उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण भी बताया जाता है तुम्हें, यदि शेर की संख्या कम हो रही है तो उससे उसके जेनेटिक डिफरेंसेस में क्या प्रॉब्लम आएगा। तो भाई यदि शेर की संख्या कम होगी तो वहां पर उनमें जनन की प्रक्रिया है वो बहुत कम शेरों में ही आपस में होगी, जिससे ये जेनेटिक यानी जेनेटिक विभिन्नता जो है वह बहुत कम आएगा और जो उसका नेक्स्ट जनरेशन है उस प्रकार का नहीं हो पाएगा जिस प्रकार का होना चाहिए। इसीलिए यदि जनसंख्या ज़्यादा हो रहा है जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, तो वो हमारे जैव विविधता को कायम रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यही सब पॉइंट्स तुम्हें यहाँ बताया जा रहा है और कोई खास पॉइंट्स नहीं है, सिंपल सिंपल बातें बताई जा रही है। यदि तुम यहाँ पर और आगे देखो, यहाँ पर देखो, यदि तुम इसको पॉइंट्स बना करके लिखोगे तो बहुत अच्छे से तुम इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में भी कर सकते हो। अब यहाँ बोलो, देखो क्या बोल रहा है, 1960 और 1970 के दशकों के दौरान
पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। कब? 1960 और 1970 के दौरान। किसके लिए? तो वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पुरजोर मांग की गई। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। अब देख लो, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा हो गया कि भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया? तो आंसर है 1972 में। इसमें क्या बताया जा रहा है? तो जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। यानी जो वन्य जीव हैं, वन्य जीव किससे कह रहे हैं? जो जंगली जीव हैं, और कुछ जीव क्या होते हैं? पालतू जीव होते हैं। तो पालतू जीव की नहीं बात की जा रही, वन्य जीवों की बात की जा रही, जिनकी संख्या लगातार घटते चली जा रही है। तो बोल रहा है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, जो कि जंगल में रहते हैं, उसके लिए कई प्रावधान किए गए। बहुत सारी चीजों को यहाँ पर इससे संबंधित हम लोगों को पढ़ना भी है। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई। तो अब रक्षित जाति क्या होता है? वैसी जातियां जिसकी मतलब संख्या क्या है? बहुत कम है, और यदि कम हो जाए तो वो या फिर क्या हो जाएंगे? संकटग्रस्त हो जाते हैं, या तो फिर वो विलुप्त हो जाते हैं। तो उन जातियों का लिस्ट तैयार किया गया। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है संकटग्रस्त जाति। तो वो क्या है? वो अभी हम लोग तुरंत पढ़ने वाले हैं। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां होती हैं जिनमें किसी खास जाति के जीवों की संख्या बहुत कम हो गई है, और यदि और कम हो जाए तो वो विलुप्त हो जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। उन जातियों को हम लोग संकटग्रस्त जाति के नाम से जानते हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि क्या क्या चीज किया गया। तो देखो क्या क्या चीज किया गया। वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रबंध किए गए। पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि वन्य जीवों के आवास, क्या है आवास? वन, तो उसके रक्षा के कई प्रावधान किए गए। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई। ये दूसरा पॉइंट बना सकते हैं। मान लो यदि क्वेश्चन आता है कि भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में क्या क्या प्रावधान किया गया, तो यहां तो आंसर करना होगा। तो ये 2 पॉइंट्स बन गए। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा शिकार पर रोक लगाने की बात की गई कि शिकार अब नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से वन्य जीव आवासियों का कानूनी रक्षण, यानी जो वन था जहां पर ये जीव रह रहे हैं उसको कानूनी रूप से सुरक्षा देना। कानूनी रूप से मतलब यदि कोई वहां पर शिकार करने जाता है, यदि कोई अनाधिकृत प्रवेश करता है तो उसको दंड देने का प्रावधान, ये बात यहां पर किया गया। ठीक है। और जीवों के व्यापार पर रोक लगाया गया। तो जीवों के शिकार पर, जीवों के व्यापार पर, ठीक है, इस तरीके की चीजों पर क्या करा गया? यहां पर रोक लगाया गया। तो क्या ये 4-5 पॉइंट्स तुम बना करके नहीं लिख सकते? इतना तो आसान है, और इससे आसानी से लिखा भी जा सकता है। अब देखते हैं आगे और क्या बताया जा रहा है। देखो और क्या बताया जा रहा है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। तो इन सब चीजों को लागू करने के लिए क्या बनाया गया? राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। इसी के साथ क्या बनाए गए? वन्य पशु विहार बनाए गए, जहां पर जितना जो जंगल का जो एरिया था, मान लो जहां पर ये जीव रहते थे, उस पूरे एरिया को ही क्या किया गया? संरक्षित किया गया। और यदि उसे संरक्षित किया गया तो सारे प्रावधान यहाँ पर लागू किए गए कि अवैध यहाँ पर किसी का प्रवेश नहीं होगा, कोई भी यहाँ शिकार नहीं कर सकेगा, कोई भी जंगली पशुओं का व्यापार नहीं कर सकेगा। इन सब कानून को वहाँ पर लागू किया गया, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। हालांकि यहाँ आगे हम लोग और चीज़ें इनके बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं को भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़ चुके कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि
ये एक परियोजना था जिसे सरकार ने लागू किया, जिसका उद्देश्य क्या था? बाघों की रक्षा करना, ठीक है, और उसके संख्या को बढ़ाना। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काश्मीरी हिरन अथवा हंगूल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। तो जैसे मैंने बताया, अभी तो मैंने बताया कि बाघों के लिए यहाँ पर एक परियोजना शुरू किया, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। इनको रक्षा करने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए और कई परियोजनाओं को क्या किया, यहाँ पर लागू किया। इसके अतिरिक्त यहाँ देखो प्रोजेक्ट टाइगर लिखा भी हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है। कानूनी रक्षण का मतलब है कि कानूनन रूप से अब इनका शिकार नहीं कर सकते। यदि कीजिएगा तो जो प्रावधान है उसके हिसाब से फिर क्या हो सकता है, या तो जुर्माना हो सकता है या तो क्या हो सकता है, जेल हो सकता है। ये देखो इसी की बात मैं कह रहा था, ये है प्रोजेक्ट टाइगर। अब इससे भी प्रश्न आते हैं, इसको भी हम लोगों को यहाँ पढ़ लेना है। बोलता है वन्य जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। हम लोगों ने अभी पारितंत्र के बारे में बात किया और हम लोगों ने देखा कि पारितंत्र में जो शाकाहारी जंतु हैं, इसी के साथ जो मांसाहारी जंतु हैं, सभी की आवश्यकता होती है किसी स्थान पर। तो यदि जंगल की बात करें तो वहां पर जो बाघ है वह भी वहां के पारितंत्र का हिस्सा है, जो कि प्रमुख मांसाहारी माना जाता है। तो इसका वहां पर इसकी संख्या घटना पारितंत्र के इम्बैलेंस को दिखाता है, यानी यदि इसकी संख्या घटते चली गई तो पारितंत्र क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ये बात अब याद रखना है कि 1973 में बोल रहा है, अधिकारियों ने पाया कि देश में कितना बाघ रह गया है, तो 1827 ही बाघ रह गया है। 1977 में देखा गया कि बाघों की संख्या घटकर कितनी हो गई है, 1827 मात्र, जो कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कितनी थी, 55,000 थी। सोच सकते हो कितना यहाँ पर क्या हुआ है, बाघों की संख्या में कमी आया है। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। अब देखो, अब तुमसे यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बाघों की संख्या में इतनी कमी आई है, उसका क्या कारण है। तो यहां पर इसके आंसर में सिर्फ ऐसा लिख देना कि सिर्फ शिकार हुआ इसलिए बाघों की संख्या में कमी आई है, ये पूर्ण आंसर नहीं हुआ। देखो कितने सारे कारण यहां पर बताए गए हैं। तो सबसे पहला तो भाई उनको शिकार ही किया गया, यही लिखना ही हमें कि बाघों को मारकर उनका व्यापार करना, मतलब उनका शिकार करना सीधा सीधा। उनके आवासीय स्थल का सिकुड़ना, देखो धीरे धीरे जंगल जब कट रहे हैं तो बाघ का जो आवासीय क्षेत्र है वो घट रहा है, ये भी एक पॉइंट लिखना है। आवासीय स्थल घट रहा है तो बाकी के जानवर पशु भी कम हो रहे हैं, यानी भोजन भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनकी संख्या कम हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे जनसंख्या का बढ़ना, किसका, बाघ का नहीं, मनुष्यों का जनसंख्या का बढ़ना भी क्या है, एक कारण है। इसी प्रकार से देखोगे कि जो बाघ है उसका खाल का व्यापार और साथ ही साथ उसकी हड्डी का एशियाई देशों में औषधि बनाने में उपयोग होता है, जिस कारण से भी उसका जो शिकार है तेजी से होता गया और उसकी संख्या क्या हो गई, घटती गई, ठीक है। और बहुत लोग तो शिकार जो करते हैं अपना क्या बोलते हैं उसको, कि अपना महानता को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा शिकारी हूं, इसलिए भी शिकार करते हैं कुछ लोग तो, ठीक है ना। तो ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने का मुख्य निशाने पर है। समझ रहे हो, यही है प्रोजेक्ट टाइगर। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है, ठीक है, और जिसका शुरुआत 1973 में किया गया। डायरेक्ट तुम्हारा क्वेश्चन बन गया कि प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब किया गया, बता दो जरा सा कब किया गया।
1973 में किया गया। बाघ संरक्षण मात्र एक संकट जाति को बचाने का प्रयास नहीं। अब देखो यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बाघ को ही यहां पर बचाया जा रहा है, बल्कि देखोगे क्या बताया जा रहा है, इसका उद्देश्य बहु बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। तो यहां हम लोगों ने अभी देखा कि कुछ जीवों को लेकर ही परियोजनाएं नहीं बनाई जा रही हैं, अब संपूर्ण जैव विविधता को ही क्या किया जा रहा है, संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है उत्तराखंड। अब देखो बहुत बड़े आकार के जैव विविधता को भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यदि प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसका उद्देश्य अब सिर्फ यही नहीं कि बाघ को बचाना, लेकिन बाघ जहां रह रहा है वहां पर और भी तो जीव जंतु रह रहे हैं, उस संपूर्ण जीव जंतु को बचाना भी यहाँ पर एक उद्देश्य हो गया है। अब ये जो चीज है इसे हमें सीधे सीधा क्या कर लेना है, एकदम अच्छे से याद कर लेना है। क्या क्या बोल रहा है, उत्तराखंड में कौन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार। असम में मानस बाघ रिजर्व। इसी तरीके से केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। तो कौन कहां पर है, ये क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण है और एकदम VVI क्वेश्चन है। ये एग्जाम में तुमसे जरूर पूछेगा, इसीलिए तुम्हें यहां पर इससे क्या करना होगा, अच्छे से एकदम याद करना होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। जैसे मैंने बताया कि जो आजकल संरक्षण हो रहा है वह किसको ध्यान में रखकर हो रहा है, तो पूरे जैव विविधता को ही संरक्षित किया जा रहा है। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी अब महत्व दिया जा रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। तो ये भी तुमसे डेट पूछ सकता है कि कब इन जीवों को शामिल किया गया, तो 1980 और 86 के वन्य जीव अधिनियम में। इस प्रकार से तुम देखोगे कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं इन्हें हमें क्या कर रहा है, एकदम याद कर लेना है। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये रहा। तो यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहते हैं तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। भाई इसका प्रबंधन करना, उसको नियंत्रित करना, विनियमन करना, मतलब नियम सारा बना के उसको पालन करवाना, ये सारा क्या है, काफी कठिन काम है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार के क्षेत्र में है या वन विभाग या अन्य विभागों के जरिए प्रबंधन में हैं। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम लोग वनों को 3 प्रकार से बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वन को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो ये लाइन तो बहुत तुम्हारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाद में भी पूछा जाता है कि वन एवं वन्य जीव सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण इन वनों में किसे माना जाता है, तो आरक्षित वनों को माना जाता है। दूसरा है हमारा रक्षित वन। तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। तो ये भी याद कर लेना है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। मतलब इनको और आगे जो इनमें जितनी इसकी हानि हो चुकी है उससे ज़्यादा हानि ना हो, इसके लिए इसको सुरक्षा दी जाती है। बोलता है अवर्गीकृत वन। तो अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में है, अवर्गीकृत वन कहा जाता है। इसका मतलब है ये अन्य लोगों के क्या है के अंदर में आते हैं। ठीक है ना।
चलो तो अपने नोट्स से देख लेते हैं इसमें हम लोगों को क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहला क्या है, आरक्षित वन। तो आरक्षित वन जैसे हम लोगों ने पढ़ा, तो यहां पर कुछ और खास चीजों को पढ़ेंगे कि इनमें पशुओं को चराने, खेती की अनुमति नहीं होती है। इनमें किसी भी प्रकार के शिकार की तो खैर अनुमति नहीं ही होगी। तो इस प्रकार का जो कौन सा वन है, ये है आरक्षित वन, यानी रिजर्व फॉरेस्ट इसको कहते हैं। कोई भी अनुमति नहीं मिलती। इस प्रकार के वन क्षेत्र को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है, ये मैंने तुम्हें बताया। तो यहां पर दूसरा आता है हमारा रक्षित वन, यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो वन विभाग के अनुसार देश के वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा क्या है, रक्षित वन का है। और यहां पर देखोगे कि कुछ शर्तों के साथ वन उत्पाद ग्रहण करने का अधिकार आम लोगों को दिया जाता है। ये यहां पर थोड़ा सा हमें पढ़ना था। तो ये सारी बात कहाँ लिखी गई है, नोट्स में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि नोट्स और बुक से मिला करके पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तुम्हारा एक तालमेल बैठेगा। अब देखो, अवर्गीकृत वन, उपरोक्त दोनों प्रकार के वन को छोड़ के अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि से क्षेत्र जो सरकारी व्यक्तियों समुदायों के अधीन होता है, अवर्गीकृत वन कहलाता है। इस प्रकार के वन क्षेत्र में वृक्षों को काटना, मवेशियों को चराना, वन उत्पादन ग्रहण करना प्रतिबंध लगभग नहीं होता है। तो ये बातें हमें यहाँ पर पढ़नी थी इन तीनों वनों के बारे में। अब यहां देख सकते हो जो आरक्षित वन है, रक्षित वन है और अवर्गीकृत वन है। तो आरक्षित वन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। प्रदेश के कुल वन का 75% हिस्सा यहां पर पाया जाता है। फिर जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी आरक्षित वन पाए जाते हैं। इसी तरीके से रक्षित वन बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में मौजूद हैं। अवर्गीकृत वन पूर्वोत्तर के सभी राज्य, गुजरात में मौजूद है। तो इस तरीके से इसको यहां पर हम लोग देख सकते हैं। यहां पर इन दो लाइंस को हम लोग और अच्छे से पढ़ लेते हैं कि जो आरक्षित वन होते हैं और रक्षित वन होते हैं, ऐसे अस्थाई वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उसके बचाव के लिए किया जाता है। यानी यहां पर जो इमारती लकड़ी है उसका रख रखाव किया जाता है और उसका बचाव भी किया जाता है। अन्य वन पदार्थों का रख रखाव और उसका बचाव किया जाता है। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात जैसे मैंने बताई कि जो रक्षित वन है उसमें कुछ शर्तों के साथ कुछ पदार्थों को उपयोग करने का आज्ञा भी दिया जाता है। अब जैसे मैंने क्षेत्र बताया, तो मध्य प्रदेश में अस्थाई वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% हिस्सा है। इसे हम लोगों को याद कर लेना है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में से उसका एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का यहाँ पर पाया जाता है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में यहां पर बता रहा है, देख सकते हो। अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। अब यह स्थानीय समुदाय क्या होता है, इसका क्या प्रबंधन होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं जिसको आगे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है समुदाय और वन संरक्षण। इससे भी एग्जाम में प्रश्न आता है जो मैं बता दूंगा तुम्हें। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वह वन संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। इसी के साथ हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, ऐसे समाज के लोग हैं जो वहां पर पाए जाने वाले वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जैसे जानते हैं कि जो हमारा देश है वहाँ पर वन पर बहुत सारे लोग आश्रित भी हैं। बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ हैं जो कि वन से ही अपना आजीविका को चलाती हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय
समुदाय की बात करता है। स्थानीय समुदाय मतलब वहाँ का लोकल, जो वहाँ के एरिया का, वहाँ के वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए वर्ड स्थानीय लिखा हुआ है। वह सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि वन महत्वपूर्ण रूप से उनका आवास स्थल भी है बहुत सारे लोगों का, तो उसके संरक्षण में भी वे जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घ काल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग, देखो यहां क्या बोल रहा है कि जो सरिस्का बाघ रिजर्व है उसमें जो राजस्थान के गांव के लोग हैं, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत वहां के खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। तो देखो एक उदाहरण यहां पर दे रहा है कि ये लोग क्या है कि वहां पर जो वन्य जीव रक्षण अधिनियम है उसके तहत जो जंगल में, या फिर बोलें कि वहां पर ये जो सरिस्का बाघ रिजर्व है, यदि खनन कार्य हो रहा है तो उसको क्या किया जा रहा है, उसको बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। दूसरा बात, यहाँ पहला बात ये उदाहरण दिया, दूसरा बोल रहा है कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर लोग स्वयं ही वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। तो चलो इसको एक नजर हम लोग देख लेते हैं अपने नोट से। बहुत अच्छे से यहाँ पर तुम्हें वर्णन करके बता दिया जा रहा है, तो तुम्हें बहुत आसानी से ये समझ में आएगा। तो यहाँ देखो कितना अच्छा बता रहा है कि राजस्थान में जो सरिस्का बाघ अभयारण्य है, वहाँ के गांव के लोग खनन कार्य को बंद करवाने में लगे हुए हैं। राजस्थान के अलवर जिला में 5 गांव के ने 20 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र में शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये दूसरा उदाहरण तुम देख सकते हो। उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने में सिद्ध हुआ है, ये तीसरा उदाहरण दे सकते हो। ये सब क्या है, ये सब स्थानीय लोगों द्वारा की गई प्रयास हैं। तो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि जो विभिन्न समुदायों द्वारा वन संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के लिए एक टिप्पणी लिखें या वर्णन करें। तो इस प्रकार से तुम यहाँ पर उदाहरण दे सकते हो और उसको लिख सकते हो। यहां देख लो फिर से और भी बता रहा है, सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर, वहां 20 हेक्टेयर, वो थोड़ा सा ये रॉन्ग लिखा हुआ है, 1200 हेक्टेयर है एक्चुअल में। तो 1200 हेक्टेयर कहां पर, राजस्थान के अलवर जिले। ये सब क्वेश्चन में याद कर लेना है कि राजस्थान के अलवर जिले के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया है। जैसे मैंने अभी बताया, यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके अपने ही नियम कानून है, जहां शिकार क्या है, वर्जित है, तथा बाहरी लोगों का घुसपैठ भी क्या है, यहां पर वर्जित है। देखा तुमने। इसी प्रकार से एक और यहां पर देख सकते हो टॉपिक आ रहा है, पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर जो विभिन्न संस्कृति के लोग हैं, विभिन्न जो स्थानीय लोग हैं, उसके द्वारा किस प्रकार से हमारे प्रकृति में जो वन के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, उनकी किस तरीके से पूजा पाठ की जाती है और उस प्रकार से उनका संरक्षण किया जाता है। तो प्रकृति की पूजा सदियों से पुराना जनजातीय विश्वास है, जिनका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। कुछ नहीं तो तुम ये तो जानते हो, तुम्हारे घर में तुलसी की जो जरूर पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, ये तो तुमने देखा ही होगा। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप से बचाकर रखा है। कौमार्य रूप से बचाने का मतलब जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में उन्हें मूल रूप से बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इस भाग में या तो वनों का ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा न ही क्या बोल रहा है, भागों में स्थानीय लोग ही घुसते तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते। इसका मतलब है कि यहाँ पर बाहरी लोगों का जो घुसपैठ है वो पूरा तरीके से प्रतिबंधित है।
तो उस प्रकार से वहाँ का वन का क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। तो ये सब उदाहरण अब हमें याद करना है। जैसे बोल रहा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। तो ये पॉइंट एक बन गया, इसको याद कर लेना है। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं, 2 पॉइंट बन गया। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष को पवित्र मानते हैं, 3 पॉइंट बन गया। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो कि बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की और साथ ही साथ जीव जंतुओं की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, जिससे वो क्या होंगे, उनका सुरक्षा हो सकेगा। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरना, पहाड़, चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। ये तो तुम जानते ही हो। हम लोग जैसे हिंदू हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर को देखेंगे, लंगूरों को देखेंगे, तो क्या उन्हें मारते हैं? नहीं, उनका हम लोग संरक्षण करते हैं। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों को में गिनते हैं। राजस्थान में देखो, विश्नोई परिवार की बात आती है, हमेशा एक समुदाय है, विश्नोई समुदाय की बात आती है, तो बोलता है विश्नोई गांवों के आसपास जो काले हिरन है, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। वो उनको अपना जो परिवार है उसका हिस्सा मानते हैं और उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचने देते हैं। समझ रहे हो? तो ये सारे उदाहरण हमें याद रखना है, क्योंकि यदि बोलेगा कि इस पर टिप्पणी लिखिए तो हम आसानी से टिप्पणी लिख सकते हैं। इसी के साथ जैसे भी मैंने बताया कि हिमालय का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक नवीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। तो यह सिर्फ पेड़ों की कटाई को रोकने में ही नहीं सफल हुआ है, बल्कि और भी चीजों को इसने बताया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक नवीकरण अभियान भी चलाया जा सकता है। समझ रहे हो ना ये सब बातें? इसी के साथ तुम देख सकते हो पारंपरिक संरक्षण तरीकों के पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों को विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और 9 दाने ने, ये सब क्वेश्चन याद कर लेना है, दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। जैसे तुम देख सकते हो, यहाँ देखो उत्तराखंड का जो टिहरी क्षेत्र है वहां पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो आंसर है बीज बचाओ आंदोलन और 9 दाने आंदोलन। उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्रों में बीज बचाओ आंदोलन और 9 दाने आंदोलन जैसे अभियानों ने लोगों को बता दिया है कि बिना रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विभिन्न प्रकार के फसलों का व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि बीज बचाओ आंदोलन 9 दाने आंदोलन कहाँ संबंधित है? तो उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र से। किससे रिलेटेड है? तो बिना उर्वरक के भी कृषि से रिलेट करता है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करता है। तो यहां से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है तुम्हारा, और वह है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। ये हमें याद कर लेना है। तो उड़ीसा में 1988 से ये चल रहा है। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। कौन कौन लोग रहते हैं? ग्रामीण भी और वन विभाग के लोग भी, और दोनों मिल करके वन संरक्षण का कार्य करते हैं। इसके बदले में सरकार द्वारा जो ग्रामीण है उनको भी वन संसाधनों का कुछ उपयोग का अधिकार मिलता है। तो यह है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। इसी को यहां पर मैं पढ़ा दे रहा हूं तुम्हें। तो भारत में बोलता है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो क्षरित वन है उसके प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका को महत्व को उजागर करता है। यानी ये भी उदाहरण है कि किस प्रकार से जो स्थानीय समुदाय हैं वो वनों का पुनर्जीवित भी कर सकते हैं। जो क्षरित वन है, जहां पर वनों की काफी सारी कटाई हो चुकी है, उनको कैसे फिर पुनर्जीवित करना है।
तो औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत यानी संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। यानी कहां शुरू हुआ? तो ओडिशा में। ये सब क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में तो तुम लिख सकते हो। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त वन प्रबंधन किसके लिए कार्य करता है? तो क्षरित वनों के लिए कार्य करता है। कहां से प्रारंभ हुआ? तो ओडिशा से। कब से? तो 1988 से। ये सारे क्वेश्चन यहां इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे मैंने बताया कि यहां पर गांव स्तर पर संस्थाएं बनाई गई हैं, जिसमें ग्रामीण भी उसके मेंबर्स हैं और वन विभाग के अधिकारी भी उसमें संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। ठीक है। और इसके बदले जो समुदाय है, समुदाय मतलब जो गांव के लोग हैं जो उसमें कार्य कर रहे हैं, उनको भी कुछ लाभ मिलता है, जैसे कि गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं। सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होते हैं। इस प्रकार से ग्रामीणों का भी लाभ होता है और वहां वन संरक्षण भी हो जाता है। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं को से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो स्थानीय समुदाय हैं उनके लिए जो वन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका संरक्षण अच्छे से हो। परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो, आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण बहुत ही आधारित है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने नोट्स से भी बताया, एनसीईआरटी बुक से भी बताया, तो दोनों का मिला जुला रूप तुम्हें जरूर बहुत अच्छे से इसको समझा पाया होगा। और साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। ठीक है। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करना और बताना कि और क्या क्या वीडियोस चाहिए, तो मैं उनके भी वीडियोस बना दूंगा। धन्यवाद।